आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग MPADPO की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में MPADPO की लगभग 200 प्लस वैकेंसी आने वाली है और यह JJ एक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आप ADPO की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो पूरा देखें। 3 या 4 प्रश्न JJ एक्ट 2015 से पूछे ही जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए MPADPO से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग करनी है ADPO में, क्योंकि 32 एक्ट प्लस MPG के सिलेबस है, यह 32 एक्ट आपको अपनी 10 उंगलियों पर करना है। इतने अच्छे से आपको इन 10 एक्ट को पढ़ाया जाएगा, इन 32 एक्ट को जो MPADPO का सिलेबस है। इसलिए अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमसे बात कर सकते हो MPADPO को लेकर। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। यह जो एक्ट है JJ एक्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसका एक्ट नंबर है 2। 112 धाराएं हैं और इसमें 10 चैप्टर है। यह एक्ट लागू हुआ था यानी कि 1 जनवरी 2016 को, और इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 31 दिसंबर 2015 को। 15 जनवरी 2016 को यह एक्ट लागू हुआ था। इसका एक्ट नंबर 2 है। धारा 112 बात करती है कठिनाइयों को दूर करने के बारे में। केंद्र सरकार 2 साल में कठिनाइयां दूर करती हैं। 111 निरसन और सेविंग की बात करती है। 110 में बताया गया है नियम बनाने की पावर किसे है। नियम बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को, और मॉडल नियम इस एक्ट में विरचित करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यह इसका सामान्य इंट्रोडक्शन है जो आपको याद ही होना चाहिए। प्रत्येक एक्ट का एक्ट नंबर, कितने चैप्टर है, कितनी धाराएं, कब सहमति और कब लागू हुआ, यह आपको सब पता होने चाहिए अगर MPADPO का एग्जाम निकलना है। 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस एक्ट का एक्ट नंबर बताइए, कितने चैप्टर है और कितनी धाराएं, कब लागू और कब सहमति मिली और कब संशोधन हुआ, यह सब आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, JJ एक्ट 2015 संविधान के किन उपबंधों को समाविष्ट करता है। यह सभी उपबंधों को समाविष्ट करता है संविधान के 15A, 39E और F, 45, 47। इसलिए इसका D ऑप्शन सही होगा। दूसरा, JJ एक्ट 2015 किन उद्देश्य से अभिनियमित किया गया, यानी कि जो JJ एक्ट है इसका उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन, बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए मामलों के न्याय निर्णयन एवं निपटारे में उनके समाजीकरण के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। बी, विधि विरुद्ध कार्य में सम्मिलित एवं जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का अधिनियमन करना।
सी उपबंधित प्रक्रिया और उसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से बालकों के पुनर्वास और उनके आनुषंगिक विषयों के समेकन और संशोधन के लिए अधिनियम करना। इसी उद्देश्य से जे एक्ट भारत में लाया गया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा, जे एक्ट 2015 पुनः अधिनियमित किया गया किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण एक्ट था, जो 2000 को निरस्त करके 2015 में यह एक्ट लाया गया था। 111 इसी के बारे में बात करती है, इसकी धारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2015 वर्गीकृत है। इसमें 112 धाराएं हैं और 10 चैप्टर है। इसका आंसर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा, बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। सिद्धांत 16 सिद्धांत बताए गए हैं चैप्टर 2 में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। छठवां, न्यायिक बोर्ड के संबंध में उपबंध किया गया है। आपको प्रत्येक एक्ट के प्रत्येक चैप्टर भी याद होने चाहिए, कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक चलता है। देख लीजिए, जे एक्ट का पहला चैप्टर प्रारंभिक है, 1 से 2 तक चलता है। दूसरा चैप्टर 16 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें केवल एक ही धारा है 3, और इसका तीसरा चैप्टर बोर्ड के बारे में बताया गया है, जो धारा 4 से लेकर 12 तक चलता है। और इसके बाद चौथा चैप्टर बोर्ड की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो 13 से लेकर 15 तक चलता है। इसके बाद 5वां चैप्टर समिति के बारे में बताया गया है। 6वां चैप्टर समिति की प्रक्रिया। 7वां चैप्टर समाज में पुनर्वास के लिए बताया गया है। 8वां चैप्टर एडॉप्शन के बारे में बताया गया है, और 9वें चैप्टर में पेनल्टी बताई गई हैं। 10वां चैप्टर मिसलेनियस की बात करता है। इस प्रकार आपको प्रत्येक चैप्टर भी याद होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चैप्टर 2 में बताए गए हैं सिद्धांत। 6वां, न्यायिक बोर्ड के संबंध में उपबंध किया गया है। बोर्ड के बारे में चैप्टर 3 में बताया गया है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 7वां, बाल कल्याण समिति के बारे में उपबंध किया गया है। समिति CWC को धारा 27 में परिभाषित किया गया है, चैप्टर 5 में। 27 से लेकर 30 तक यह चैप्टर है। इसके बाद 8वां, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना उपबंधित है, चैप्टर 7 में। समाज के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 9वां, जे एक्ट 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 31 दिसंबर 2015 को, और यह एक्ट 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ भारत देश में। 10, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का प्रवर्तन हुआ 15 जनवरी 2016 से, इसका बी ऑप्शन सही है। 11, जे एक्ट 2015 का विस्तार है, संपूर्ण भारत पर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, जे एक्ट 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को
परिभाषित किया गया है, परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है 2(1) में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 13, परित्यक्त बालक से अभिप्रेत है अपने जैविक माता पिता से अभित्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित कर दिया गया है। जैविक माता पिता भी है और दत्तक माता पिता भी है और संरक्षक भी है, यह तीनों हैं परित्यक्त बालक में और धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 14, दत्तक ग्रहण से अभिप्रेत है। दत्तक ग्रहण का जो चैप्टर है 8 में बताया गया है एडॉप्शन के बारे में। ए ऑप्शन, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एडॉप्ट बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। बी, ऐसी प्रक्रिया जब वह अपने एडॉप्ट माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जैविक बालक बन जाता है, यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 15, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन एक्ट 2021 क्रमांक 23/2021 द्वारा अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित कौन सी परिभाषा को विलोपित किया गया है? प्रशासक 2(4) में बताया गया था, जिसे 2021 के संशोधन द्वारा विलोपित यानी कि ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद 16, पश्चातवर्ती देखरेख से अभिप्रेत है। पश्चातवर्ती देखरेख को 2(5) में परिभाषित किया गया है और उन व्यक्तियों की देखरेख जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बी, उन व्यक्तियों की देखरेख जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है। सी, ऐसे व्यक्तियों के प्रति वित्तीय और अनाथ सहायता का उपबंध किया जाना। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्योंकि तीनों सही है। 16, प्राधिकरण से अभिप्रेत है यानी कि कारा, CARA, कारा। कारा शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 68 में 7 + 53 + 11। 7 में कारा को बताया गया है और 53 में सारा को बताया गया है, 11 में हैंग कन्वेंशन को बताया गया है। यह तीनों धाराएं एक साथ पढ़नी हैं। 7 में कारा शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए इसमें धारा पूछा गया है धारा 68, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 67 में सारा शब्द को परिभाषित किया गया है। सारा और 67 याद हो गया तो अपने दिमाग में अनुमान लगा लेना। सारा और 67 में धारा 67 में सारा है तो धारा 68 में कारा है। इस प्रकार याद नहीं करने हैं, केवल दिमाग चलाना है, आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद 18, भीख मांगने से अभिप्रेत है। भीख मांगने को परिभाषित किया गया है धारा 2(8) में और मेन धारा है 76। भीख मांगने के लिए किसी बालक को नियोजित करना। अगर भीख मांगने के लिए कोई व्यक्ति किसी बालक को नियोजित करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। अगर वह बालक को विकलांग बना देता है, धारा 76 कहती है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो 10 साल तक की हो सकती है और 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।
यह धारा 76 में लिखा है, लेकिन इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्या है। हमने आपको सब बता गया है, कहाँ परिभाषित किया गया है, और इसकी मेन धारा 76 है। 76 क्या कहती है। इसके बाद 19, यदि किसी बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और ज़रूरत, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय को आधार बनाया जाए तो वह कहलाता है बालक का सर्वोत्तम हित। इसे 29 में परिभाषित किया गया है। चाइल्ड, हाँ 29 में परिभाषित किया गया है, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका बी ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सी परिभाषा में परिभाषित किया गया है, क्योंकि 261 तक परिभाषाएं हैं, 61 परिभाषाएं। इसके बाद 20, बोर्ड से अभिप्रेत है। धारा 3 में तो सिद्धांत बताए गए हैं। बोर्ड चैप्टर 3 जो 4 से लेकर चलता है, इसलिए धारा 4 इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। धारा 2 में 1 से 2 तक पहला चैप्टर प्रारंभिक, और चैप्टर 2 में 16 सिद्धांत बताए गए जो धारा 3 के अंतर्गत आती है, और धारा 4 से और तीसरा चैप्टर बोर्ड से शुरुआत होती है, तो धारा 4 ही होगी। इस प्रकार भी आप दिमाग में अनुमान लगा सकते हो, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 32 एक्ट है। हर चीज को आप रट नहीं सकते, हर धाराओं को याद नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। 21, बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग है, केंद्रीय प्राधिकरण से संबंधित है। 211 में परिभाषित किया गया है हेग कन्वेंशन को, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 22, बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, यानी कि बालक को 212 में परिभाषित किया गया है जिसने अभी तक 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, वह बालक है। और किशोर को 235 में परिभाषित किया गया है, जिसने 18 वर्ष की आयु कम है, वह किशोर है। 23, जे एक्ट 2015 में बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने की आयु पूर्ण नहीं की 18 वर्ष, जो 18 वर्ष से कम है वह किशोर है, 235 में आता है। इसके बाद 24, जे एक्ट 2015 की धारा 212 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं की है। बालक शब्द को 212 में परिभाषित किया गया है, और जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बालक है। और किशोर को कहाँ पर परिभाषित किया गया है और कितने वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की है, यह आप कमेंट के माध्यम से बताइए। 25, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो वह बालक है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 26, जे एक्ट 2015 के अंतर्गत विधि संबंधित विरोध में किशोर से कोई ऐसा किशोर अभिप्रेत है जो
गिरफ्तार करने की तिथि तक 18 वर्ष उम्र पूर्ण न की हो। अपराध किए जाने की, गिरफ्तार नहीं अपराध, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना था। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से अभिप्रेत है ऐसा बालक, ये ऑप्शन, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निवास स्थान नहीं है एवं जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं है। बी, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने संविधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते हुए पाया जाता है। सी, जिसके माता पिता नहीं है और देखरेख एवं संरक्षण के लिए कोई इच्छुक नहीं है। डी, जो गुमशुदा या भागा हुआ है या जिसके माता पिता युक्त जांच के पश्चात ही मिल सकें, यही असत्य है। अगर मिल जाते तो ऐसा बालक को समिति या बोर्ड में रखने की जरूरत नहीं है और ना ही संरक्षण की जरूरत है। 28 जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत कौन बालक को एडॉप्ट के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। स्वतंत्र घोषित 216 में परिभाषित किया गया है। बाल कल्याण समिति ही स्वतंत्र घोषित करती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 जेजे एक्ट 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है। धारा 220 में बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है और 219 में बाल गृह को परिभाषित किया गया है। 30 बालक न्यायालय से अभिप्रेत है। बालक न्यायालय से अभिप्रेत है बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 द्वारा स्थापित कोई भी न्यायालय, लैंगिक एवं पॉक्सो 2012 द्वारा स्थापित स्पेशल कोर्ट और इस एक्ट के अधीन अपराधों का ट्रायल करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय। यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। 31 जेजे एक्ट 2015 की किस धारा के तहत बालक देखरेख संस्था को परिभाषित किया गया है। बालक देखरेख संस्था को धारा 221 में परिभाषित किया गया है, 221 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत आता है बाल गृह, खुला आश्रय एवं ऑब्जर्वेशन होम, सी स्पेशल होम एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी, यह तीनों आते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 33 समिति से अभिप्रेत है। धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल समिति। समिति वाला जो चैप्टर है 5 है, जो 27 से लेकर 30 तक चलता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसा कोई सिविल न्यायालय जिसे एडॉप्शन और संरक्षक के मामले में अधिकारिता प्राप्त है। सी जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, ऐसी अधिकारिता प्राप्त है। उपरोक्त दोनों सही होंगे, इसका सी ऑप्शन। 35 शारीरिक दंड के अंतर्गत आता है। शारीरिक दंड जो बालक को सुधारने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए अंतर्विलित है, ये ऑप्शन सही है। बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन से जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना, दोनों सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन
सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। 36 जेजे एक्ट 2015 के अधीन जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए आईपीसी या वीएनएस या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड। चलिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, छोटे अपराध, घोर अपराध और जघन्य अपराध, यह 3 प्रकार के अपराध को परिभाषित किया गया है जेजे एक्ट में। छोटे अपराध को परिभाषित किया गया है 2:45 में, 4554 प्लस 33, यानी कि 2:54 में जघन्य अपराध, छोटे अपराध, घोर अपराध, 2:33 में जघन्य अपराध परिभाषित है। जघन्य अपराध वह है जिसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष या उससे अधिक का है। 2:45, 2:54 और 2:33 आपको एक साथ पढ़ने हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 37 जेजे एक्ट 2015 के अधीन जघन्य अपराध में वह अपराध सम्मिलित है जिसमें कारावास का दंड जघन्य अपराध को 2:33 में परिभाषित किया गया है, जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। सी ऑप्शन सही होगा। 38 जेजे एक्ट 2015 के अधीन अंतर्देशीय एडॉप्शन में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत से बालक का दत्तक ग्रहण अभिप्रेत है? इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा। 39 किशोर से अभिप्रेत है ऐसा बालक जो 18 वर्ष से कम है, वह किशोर है। इसे परिभाषित किया गया है 2:35 में। 40 इंटर कंट्री एडॉप्शन के संबंध में निराक्षेप प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी किसके द्वारा जारी की जाती है? एनओसी जारी की जाती है धारा 68 के अंतर्गत कारा द्वारा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2015 में अनिवासी भारतीय किसे कहा गया है? वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में 1 से अधिक वर्ष से विदेश में रहा है। सी ऑप्शन सही होगा। 42 जेजे एक्ट 2015 में किस बालक को अनाथ समझा जाता है जिसके जैविक या दत्तक माता पिता नहीं हैं? बी जिसका कोई विधिक संरक्षक नहीं है। सी जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है, ऐसा बालक अनाथ की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त तो सभी नहीं है, ध्यान रखना। 43 किशोर न्याय एक्ट 2015 में विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहा जाता है? विदेशी भारतीय नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भारत में नागरिकता एक्ट 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। जो नागरिकता संशोधन एक्ट है 1955 का, उससे तात्पर्य हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है इसका। 44 जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत छोटे अपराध को परिभाषित किया गया है 2:45 में।
यानी कि ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सी ऑप्शन इसका सही है। 45 जेजे एक्ट 2015 में लोक स्थान का वही अर्थ है जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 46 जेजे एक्ट 2015 के अधीन एडॉप्ट के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में नातेदार से अभिप्रेत है। नातेदार से अभिप्रेत है चाचा चाची, मामा मामी, पितामह पितामही, मातामही। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में बताया गया है इसके। 47 जेजे एक्ट 2015 के अधीन घोर अपराध यानी कि 254 में परिभाषित किया गया है के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए वीएनएस या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंड का प्रावधान है। 7 वर्ष से अधिक अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम, यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 48 एक्ट के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 3 में ए ऑप्शन सही होगा। 49 किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। सिद्धांत निहित है, यह सिद्धांत निहित है, निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत कहता है। सी ऑप्शन आपको प्रश्न को पढ़ने से ही पता चल गया होगा इसमें कौन सा सिद्धांत है। 50 बालक की देखरेख उसका पोषण और उसकी संरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति एडॉप्ट अथवा पालक माता पिता की है। सिद्धांत निहित है, यह सिद्धांत निहित है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 51 प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिद्धांत निहित है, यह सिद्धांत एकांतता और गोपनीयता के अधिकार के सिद्धांत में बताया गया है। प्रश्न में ही आंसर छिपा है, ए ऑप्शन सही है इसका। 52 जेजे एक्ट 2015 की धारा 3 में कौन से सिद्धांत वर्णित है। समानता और विभेद ना किए जाने का सिद्धांत, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत भी वर्णित है, गैर कलंकिक शब्दांशों का सिद्धांत भी है। उपरोक्त सभी सिद्धांत है, डी ऑप्शन। 53 किशोर न्याय जेजे एक्ट 2015 की किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के संबंध में उपबंध है। धारा 4 में, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 54 प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, इसका बी ऑप्शन सही है। 55 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस एक्ट के अधीन विधि का उल्लंघन
करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस एक्ट के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए। यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त दोनों। 56 किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट एमएम या जेएमएफसी होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 57 किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास अनुभव होगा, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 58 किशोर न्याय बोर्ड होगा। किशोर न्याय बोर्ड होगा 3 सदस्यीय, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 59 जेजे एक्ट 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। अगर यही समिति होती तो एक उसमें प्रधान मजिस्ट्रेट और 5 अन्य सामाजिक कर्ता होते, जिस समिति के लिए है। बोर्ड में 2, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 60 किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, कम से कम 7 वर्ष से, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 61 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा। उसका मानव अधिकार और बालक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। बी वह कभी बाल दुर्व्यापार या बालक श्रम के नियोजन या अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। सी उसे अनैतिक अधर्मता से अंतर्वलित अपराध का दोषी ठहराया गया है और ऐसी दोष सिद्धि को बाद में उलट दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 62 बोर्ड के प्रधान सहित सभी सदस्यों को बालकों की देखरेख, संरक्षण एवं विधिक उपबंधों के लिए ऐसा प्रेरणा, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण उसकी नियुक्ति की तारीख से कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी? 60 दिन की अवधि के भीतर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 63 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार जांच के पश्चात समाप्त कर सकता है यदि वह सदस्य, इसमें असत्य है बी नंबर का, बोर्ड की कार्रवाई में बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 2 माह तक भाग लेने में असफल है तो उसे हटा दिया जाएगा। 64 यदि किसी बालक के संबंध में इस एक्ट के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहाँ ए ऑप्शन जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी, बिल्कुल। बी उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश ऐसे पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है। यह दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका। 65
किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। प्रक्रिया का उपबंध किया गया है 7 में। बी ऑप्शन सही होगा। 66 किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18(3) के अधीन कोई आदेश कितने करने में सदस्य उपस्थित होंगे? कम से कम एक प्रधान न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य उपस्थित होने चाहिए, कम से कम 3 सदस्य। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 67 किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध किया गया है। यह उपबंध किया गया है धारा 8 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 68 यदि कोई मजिस्ट्रेट जो इस एक्ट के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है और ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को ऐसी कार्रवाई के अभिलेख के साथ वह कार्रवाइयों पर अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। 69 विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 11 में, और धारा 13 में सूचना दी जाती है संरक्षक को, माता पिता को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को। लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है। 70 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यदि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब जिस बालक की गिरफ्तारी की गई है उसे यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 48 घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष, 48 नहीं है भैया, 24 घंटे है, यही असत्य है इसका। यहाँ पर 48 है, इसीलिए हमने ये पहले पढ़ा है। सी ऑप्शन क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें 48 लिखा है और 48 घंटे दिया नहीं गया है, 24 घंटे में पेश करना होता है, आने जाने के समय को छोड़ दिया जाता है। लेकिन 71 ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है का उपबंध किया गया है। 12 में बेल के बारे में बताया गया है, जमानत के बारे में। 11 में भूमिका बताई गई है। 13 में सूचना देना। 14 में आप लोग कमेंट कर कर बताइए क्या है। 72 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हो कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि वह अपराधियों से मिल जाएगा। ये ऑप्शन भी सही है। बी नैतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके खतरा पड़ जाएगा। बी भी सही है। सी उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय के जो उद्देश्य है विफल हो जाएंगे, तो ऐसे बालक की जमानत मंजूर नहीं की जाएगी। इसका डी ऑप्शन सही है। 73 यदि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के कितने दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष किया जाएगा 7 दिन। इसका ए ऑप्शन सही है। 74 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच के संबंध में उपबंध किया गया है। जांच के संबंध में उपबंध किया गया है धारा
14 में, और धारा 15 में प्रारंभिक निर्धारण की बात की गई है। 75 किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा? 4 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाता है? जघन्य अपराध अगर उसने किया है तो 3 महीने के भीतर, नहीं तो साधारण मामलों में 4 महीना होता है। 77 किशोर न्याय बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा किया जाएगा। इसे 2 में परिभाषित किया गया है। समन मामलों की ट्रायल की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 78 किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड किसके बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा? ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक दशा क्या है, क्षमता क्या है? बी अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता। सी उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था। डी उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 79 जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथाशास्त्र VNSS के अधीन किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? और समन मामले के ट्रायल से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 80 JJ एक्ट 2015 की धारा 15 के अधीन बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा करने वाला आदेश। धारा 15 में प्रारंभिक निर्धारण के बारे में बताया गया है। धारा 101(2) के अधीन अपीलीय होगा, जो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होगी। ए ऑप्शन सही है इसका। 81 जांच के लंबित होने पर पुनरावलोकन उपबंधित है। जांच के लंबित होने पर रिव्यू के बारे में बताया गया है धारा 16 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 82 CJM या CMM बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का रिव्यू करेगा। लंबित मामलों का रिव्यू किया जाएगा 3 माह में एक बार और अपनी रिपोर्ट DM को देगा। DM उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को संप्रेषित करेगी। 83 बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का रिव्यू करने वाली उच्च स्तरीय समिति का चेयरपर्सन कौन होगा? उच्च समिति का चेयरपर्सन होगा गृह सचिव। इसका बी ऑप्शन सही है। 84 विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश के बारे में उपबंध किया गया है धारा 17 में, और विधि का उल्लंघन करते पाए गए तो धारा 18 में उपबंध किया गया है, और धारा 16 में रिव्यू के बारे में बताया गया है। धारा 19 में आप लोग कमेंट कीजिए क्या है। 85 विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में बोर्ड
निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित कर सकता है? ए, बालक को समुचित जांच करने के पश्चात और ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात, उपदेश या भाषण के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। सही है पहला। बी, बालक को सामूहिक परामर्श देके भी निर्देश दे सकता है। सी, बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का भी आदेश दे सकता है। यह सभी आदेश बाल न्यायालय द्वारा किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। 86, बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है धारा 19 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 87, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2015 की धारा 19(3) के अधीन बालक न्यायालय में सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है 18 वर्ष, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जब तक उसकी एज 21 साल की नहीं होती है। मुझे भी कंफर्म नहीं है, आप लोगों को अगर कंफर्म है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। 88, बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो इसमें 21 ही होगा। इसका आंसर नीचे पता चल गया। और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है, उसके बारे में उपबंध किया गया है 20 में 21, यानी कि धारा 20 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार हमने याद करवाया था। 20 में 21 साल पूरी कर ली, धारा 20 में। 89, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस एक्ट या अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी उपबंध या अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐसे बालक को हम ना तो मृत्युदंड दे सकते हैं, ना ही आजीवन कारावास की सजा। इसका डी ऑप्शन होगा, नहीं दिया जाएगा। 90, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें आपको असत्य कथन छांटना है। ए ऑप्शन, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अधीन कार्रवाई संसिद्ध की जाएगी। बिल्कुल नहीं की जाएगी। अब बीएनएस का चैप्टर 9 हो गया है जो प्रतिभूति की बात करता है, संसिद्ध नहीं की जाएगी। ना ही 223 सीआरपीसी और 246 बीएनएसएस की कार्रवाई की जाएगी। ए ऑप्शन इसका असत्य है। इसमें कहता है की जा सकेगी, लेकिन नहीं है। ये छोटे छोटे शब्द आपको एग्जाम में पकड़ना है। इन्हीं में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं ऑप्शन। और एग्जाम सेट करने वाला ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट करता है। 91, लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। स्पेशल प्रोविजन के बारे में धारा 25 बताती है। 92, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार कौन ले सकेगा जो स्पेशल होम ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था और वह भगोड़ा हो गया है। धारा 26 में भगोड़ा के बारे में बताया गया है। धारा 25 में पेंडिंग के बारे में बताया गया है। यह तीनों लोग, कोई भी पुलिस अधिकारी, बोर्ड, केवल किशोर, इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा, पुलिस अधिकारी उसका प्रभार लेगा।
93 बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में CWC धारा 27 में बताया गया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 94 जरूरतमंद बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति गठित की जा सकेगी। बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 95 JJ एक्ट 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से व्यवस्था की जाएगी 2 महीने के भीतर। इसका भी बी ऑप्शन सही है। 97 बाल कल्याण समिति गठित होगी, एक अध्यक्ष होगा और उसमें 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। टोटल 5 होंगे समिति में, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 98 बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका बी ऑप्शन सही है। 99 कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि ए ऑप्शन उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया है। बी ऐसे अपराध के लिए उसे नैतिक अधर्मता में अंतर्लिप्त किया गया है। सी बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य के कार्य में लिप्त है। तो ऐसे व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के लिए पात्र नहीं की होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 100 बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाएगी। बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 101 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। राज्य सरकार द्वारा सदस्य की नियुक्ति जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी। वह किसी वर्ष में न्यूनतम 2/4 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहा है। यह असत्य है। 1/4 है इसका। 102 बाल कल्याण समिति के कार्यकारण का तिमाही रिव्यू कौन करेगा? तिमाही रिव्यू करेगा जिला मजिस्ट्रेट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएम। 103 बाल कल्याण समिति को सीआरपीसी द्वारा निम्नलिखित में से किसको प्रदत्त की गई शक्तियां प्राप्त होंगी? ए और बी। इसका सही है 103 का डी ऑप्शन। एमएम और जेएमएफसी। 104 बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा। बाल कल्याण अधिकारी का जो शिकायत निवारण अधिकारी है वह डीएम होगा। 105 बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। प्रक्रिया का उपबंध किया गया है धारा 28 में, और धारा 27 में बाल कल्याण समिति के गठन के बारे में बताया गया है, और धारा 29 में कृत्य और शक्तियों की बात की गई है। 106 बाल कल्याण समिति 1 महीने में कम से कम बैठकें करेंगी, कम से कम 20 बैठक करेगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 107 बाल कल्याण समिति द्वारा मामले का अंतिम
निपटान किए जाते समय कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 108 बाल कल्याण समिति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है धारा 29 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी। 109 बाल कल्याण समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। कृत्य और उत्तरदायित्व धारा 30 में बताए गए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है? पुलिस अधिकारी द्वारा, लोक सेवक द्वारा, स्वयं बालक द्वारा। डी ऑप्शन किसी के भी द्वारा पेश किया जा सकता है, सही हो जाएगा डी। 111 जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को यथास्थिति बाल गृह, आश्रय गृह सुविधा उपरोक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए किशोर न्याय एक्ट के संगत नियम बनाने की शक्ति 31(2) के अधीन किसे दी गई है? नियम बनाने की शक्ति 31(2) में राज्य सरकार को दी गई है, बी ऑप्शन सही होगा। 112 जे एक्ट 2015 की धारा 32 के अधीन संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किसे की जाती है? अनिवार्य रूप से रिपोर्ट बाल विरुद्ध सेवाओं को, निकटतम पुलिस थाने को, बाल कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षक यूनिट को, यानी कि डीसीपीयू को 226 में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से किसी को भी सूचित कर सकते हैं। 113 यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 33 के अधीन रिपोर्ट न करने का अपराध किया है तो वह दंडनीय होगा। वह दंडनीय होगा 6 महीने की अवधि के कारावास से या फिर 10,000 रुपये तक के कारावास से, या दोनों से। 6 महीने की सज़ा मिलेगी या 10,000 रुपये तक का कारावास उसको हो सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त दोनों। 114 जे एक्ट 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए शास्ति है। रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति है 6 महीने तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का फाइन, सी ऑप्शन सही है। 115 ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने बालक का अभ्यार्पण किया है, बालक के अभ्यार्पण संबंधी अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए कितना समय दिया जाएगा? उन्हें 2 महीने का समय और दिया जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 116 सामाजिक अन्वेषण पूरा किया जाएगा। सामाजिक अन्वेषण पूरा किया जाता है 15 दिन की अवधि के भीतर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 दिन। 117 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 36(5) के अधीन डीएम के निर्देशों के बावजूद समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उक्त समिति को समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, इसका बी ऑप्शन सही है। 118 जे एक्ट 2015 की धारा 36(5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी विलंब की दशा में अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व कौन ग्रहण करेगा? उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा पास के जिले की बाल कल्याण समिति को, उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है।
119 किसी 2 वर्ष तक की आयु के बालक की एडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा बालक के पेश किए जाने की तारीख से ... की अवधि के भीतर की जाएगी। 2 माह की अवधि के भीतर की जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की एडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर की जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। 121 अनाथ, परित्यक्त और सरेंडर बालक को एडॉप्ट के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाता है। 122 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलान की प्रक्रिया का उपबंध धारा 39 में किया गया है। 123 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2015 की धारा 40 के अनुसार किसी भी बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी या खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण उसका उद्देश्य होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। 124 किशोर न्याय यानी कि जेजे एक्ट 2015 की धारा 40 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से निम्नलिखित में से किसको प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है? माता पिता, संरक्षक, योग्य व्यक्ति। यह सभी है। डी ऑप्शन। 125 जेजे एक्ट अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की तारीख से 1 माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई अंतरिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए चलाने हेतु अंतरिम रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 126 जेजे एक्ट 2015 की धारा 41 के अधीन किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि होगी। रजिस्ट्रीकरण की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। इसका सी ऑप्शन सही है। 127 बाल देखरेख संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति 1 लाख रुपए है। 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसे धारा 42 में बताया गया है। जेजे एक्ट 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए दंड का प्रावधान है 1 लाख रुपए। इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए या दोनों। 129 रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक कितने दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा? 30 दिन के विलंब को पृथक अपराध माना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 130 खुले आश्रय प्रत्येक माह आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत सूचना किसे भेजेंगे? सूचना भेजी जाएगी जिला बालक संरक्षक यूनिट यानी कि 226 को और समिति 222 को। ए और बी सही है। राज्य सरकार को आप सूचना भेज ही नहीं सकते। पहले आप किसे भेजोगे? जिले में, फिर समिति को। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त दोनों।
131 जेजे एक्ट 2015 की धारा 46 के अधीन अठारह वर्ष से बालक के देखरेख संस्थाओं को छोड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सी ऑप्शन। 132 ऑब्जर्वेशन होम की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 47 में ऑब्जर्वेशन गृह स्थापित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 134 संप्रेषण गृह स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में। इसका ए ऑप्शन सही है। 135 विशेष गृह की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 48 में। 136 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए विशेष गृह की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा और इसे 213 में परिभाषित किया गया है। ऐसे बालक को 137 जेजे एक्ट 2015 की धारा 49 के अधीन स्थापित प्लेस ऑफ सेफ्टी में निम्नलिखित में से किसे रखा गया है? 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, बी विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है। यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। सी प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक यानी कि एनजीओ के माध्यम से बाल गृह की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। सी ऑप्शन सही है। 139 जेजे एक्ट 2015 की धारा 52 के अधीन योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? फिट पर्सन, फिट फैसिलिटी। पहले पी एफ आता है, फिर पी आता है, यानी कि 227 और 228 में परिभाषित है और 52 और 53 में बताया गया है। यह राज्य सरकार के बारे में। इसका ए ऑप्शन सही। मान्यता प्रदान करता है, बोर्ड या समिति मान्यता प्रदान करती है, राज्य सरकार नहीं करती है। 140 जेजे एक्ट 2015 की धारा 54 के अधीन निरीक्षण समितियां किसके द्वारा नियुक्त की जाएंगी? निरीक्षक समितियां नियुक्त की जाएंगी राज्य सरकार द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 141 बोर्ड समिति विशेष किशोर पुलिस एकक रजिस्ट्रीकृत और मान्यता प्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यक्रम का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कौन करता है? धारा 55 में मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीएम। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। जेजे एक्ट 2015 की धारा 55 के अधीन स्वतंत्र मूल्यांकन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा किए जाने पर केंद्र सरकार का मूल्यांकन प्रभावी होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 143 जेजे एक्ट 2015 की कोई बात हिंदू एडॉप्ट तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 144 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दंपत्ति की दशा में एडॉप्ट के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति, ये सत्य है। बी कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति, यह भी सत्य है। कोई एकल पुरुष किसी बालक का एडॉप्ट नहीं कर सकता, एकल पुरुष नहीं कर सकता,
बालिका को एडॉप्ट, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। बालिका को एडॉप्ट नहीं कर सकता, इस पर ध्यान रखिए आप। 145 जे एक्ट 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ, परित्यक्त या सरेंडर बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया बताई गई है? धारा 59 में बताया गया है इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में। 146 दत्तक ग्रहण के मामले को डीएम द्वारा कि उसके फाइल किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर निपटाया जाएगा? 2 महीने के भीतर निपटाया जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 147 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 64 के अधीन एडॉप्ट की रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? एडॉप्ट की रिपोर्ट भेजी जाएगी कारा को, धारा 68 में। 148 राज्य सरकार को वर्ष में कम से कम कितनी बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण करना होता है? वर्ष में कम से कम 3 बार तो निरीक्षण करना ही होता है, इसलिए इसका जो यहाँ पर राज्य सरकार है, इसका एक बार भी हो सकता है। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है इसका कौन सा सही है। ऐसे ऑप्शन आपको छोड़ देना है अगर कन्फ्यूजन है एग्जाम में, क्योंकि माइनस मार्किंग है। 149 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 66(3) के अधीन किसी संस्था पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा? किसी संस्था पर 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। 150 राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण यानी कि सारा की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया धारा 67 और सारा इस प्रकार याद करवाया है आपको, बी ऑप्शन इसका सही है। 151 राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत एजेंसी स्थापित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। 152 केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत को धारा 68 में गठन किया गया है, बी ऑप्शन। 153 कारा की संचालन समिति के संबंध में उपबंध किया गया है, धारा 68 में, इसका बी ऑप्शन सही है। 154 कारा का अध्यक्ष कौन होता है? कारा का अध्यक्ष होता है सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, इसका बी ऑप्शन सही है। 155 कारा की शक्तियों के संबंध में उपबंध किया गया है, धारा 70 में। 156 जे एक्ट 2015 की धारा 70(2) के अधीन एडॉप्ट के किसी मामले में कोई मतभेद होने की दशा में जिसके अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता या एडॉप्ट किए जाने वाले बालक की पात्रता भी है, किसका विनिश्चय अभिभावी होगा? राज्य सरकार का। इसका कारा का विनिश्चय अंतिम होगा, धारा 68 में बताया गया है, इसका सी ऑप्शन सही है, बी नहीं है राज्य सरकार। 157 कारा किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कारा। कारा केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र सरकार को सारा रिपोर्ट देती है राज्य सरकार को। 158 कारा के लेखाओं का वार्षिक विवरण का प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श में विहित किया जाएगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से, सी ऑप्शन सही है। 159
बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध किया गया है धारा 74 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 160 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पहचान प्रकट करने वाले बालक को कितना दंड दिया जा सकता है? ऐसे बालक को 6 माह तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 161 बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का उपबंध किया गया है धारा 75 में। 162 यदि कोई व्यक्ति बालक का वास्तविक भार साधक या कंट्रोल होते हुए बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट, हमला, परित्याग अन्य द्वारा कारित करता है तो वह कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? वह 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। 163 भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन करना धारा 76 में बताया गया है। बी ऑप्शन सही है। 164 यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के लिए बालक को प्रयोजित करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सी ऑप्शन सही है। 165 यदि कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का अंग विच्छेद करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास होगा 7 साल से कम नहीं, जो 10 साल तक हो सकता है, 5 लाख रुपए फाइन। इसका कारावास सहित 5 लाख रुपए तक के जुर्माना। 165 का सी नंबर सही है। 166 यदि कोई सम्यक रूप से अहिर्त चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा या आदेश के बिना किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लेकर देता है, साथ साथ पीना 71 प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 167 किशोर बालक कर्मचारी के शोषण धारा 79 में बताया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 168 यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी 5 वर्ष तक के कठिन कारावास से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और इसका बी ऑप्शन सही होगा। 169 अधिनियम की धारा 82 के तहत उपबंध किया गया है। 82 के तहत शारीरिक दंड का उपबंध किया गया है। ए ऑप्शन सही है इसका। 170 किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बाल को शारीरिक दंड देगा और प्रथम दोष सिद्धि पर कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा? 10,000 रुपये के। इसका बी ऑप्शन सही है। 171 किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा और पश्चातवर्ती अपराध पर दंडनीय होगा 3 माह तक के कारावास से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 172 जहां किशोर न्याय अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है वहां ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। ए ऑप्शन सही है इसका। 173 जहां जेजे एक्ट के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम, तो वहां पर अपराध असंज्ञेय और अजमानतीय होंगे। 174 जेजे एक्ट के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से है वहां अपराध असंज्ञेय और जमानती होंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। 175 यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध से दंडित किया जाएगा जो उपबंधित है। डी ऑप्शन सही है।
176 बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करता है। धारा 91। 177 आयु के विषय में अवधारणा धारा 94 में बताई गई है। 178 समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई आयु निर्धारण 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। इसका बी ऑप्शन। 179 समिति द्वारा बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील करेगा। 180 एक्ट की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में। 181 जे एक्ट 2015 की धारा 101 के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। इसका ए ऑप्शन सही है। 182 बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सीआरपीसी में स्पेसिफाइड प्रक्रिया के अनुसार अपील फाइल कर सकता है। अपील फाइल करेगा उच्च न्यायालय में। 183 जे एक्ट 2015 के अधीन रिवीजन की शक्ति किसे दी गई है? रिवीजन की शक्ति दी गई है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को। 184 समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति धारा 104 में दी गई है। 105 किशोर न्याय निधि के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 105। इसका बी ऑप्शन सही है। 186 किशोर न्याय निधि का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 187 जे एक्ट 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। 188 बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सृजित निधि का उपबंध करता है कोर्ट ऑफ सेशन। 189 राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बालक संरक्षक एकक के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 109 में। 190 राज्य के लिए बालक संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षक एकक का गठन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। 191 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और 256 के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 107 में। 192 ऐसे पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में डिजर्नेट किया जा सकता है जो सहायक उप निरीक्षक से अन्यून्य पंक्ति का है। 193 किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निम्नलिखित को निश्चित कर दिया गया है। 2000 का जो एक्ट था उसको निश्चित कर दिया गया है धारा 111 में। 194 जे एक्ट 2015 के उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार 2 वर्ष में उसको दूर करेगी। इसका सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार 194 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। जल्दी इसलिए हमने आपको बताया है क्योंकि हमारी लाइव क्लास चल रही है। धन्यवाद।